मूवी स्टाइल प्रस्तुत करता है 2006 रिलीज्ड पैंस लेबिरिंथ। डायरेक्टर है गियोर्मो डेल टोरो और IMDb रेटिंग 8.2 है। कहानी पसंद आए तो दोस्तों लाइक पक्के से करना और इसी तरह हमें सुनते रहना। कई 100 साल पहले की बात है। पाताल की गहराइयों में एक साम्राज्य हुआ करता था जहाँ कोई झूठ फरेब दुख नहीं थे, मगर अपने पिता की लाडली राजकुमारी मुआना को इंसानी दुनिया देखने की इच्छा हुई जो उनकी दुनिया के ठीक ऊपर है। और एक दिन वो सभी पहरेदारों की नजर बचाकर भाग गई, पर ऊपर पहुंचकर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। सूरज की तेज रोशनी ने उसकी पहले की सारी यादें भुला दी। उसने पहली बार ठंड और दर्द को महसूस किया और अंत में वो मर गई। मगर पाताल के राजा को यकीन है कि किसी और सदी में किसी और रूप में राजकुमारी मुआना वापस लौट आएगी। उसका साम्राज्य आज भी राजकुमारी का इंतजार कर रहा है। 12 साल की ओफेलिया को कहानी की किताबों में नजर गड़ाए देख उसकी माँ कार्मेन ने कहा, अब इसे बंद भी करो ओफेलिया, हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं। कार्मेन जब से प्रेग्नेंट हुई है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो अपने नए पति कप्तान विदल के पास जा रही है। उनका कैंप जंगलों के बीचों बीच है और ये वक्त है 1944, जब सिविल वॉर के बाद स्पेन पे फ्रांस का कब्जा हो चुका है। सफर की वजह से कार्मेन उल्टी करने नीचे उतरी। ओफेलिया भी साथ है। तभी उसकी नजर एक पत्थर के टुकड़े पर पड़ी। बड़ा ही अजीब सा पत्थर है। थोड़ा आगे जाकर उसे एक मूर्ति दिखी जिसकी एक आंख नहीं है। जैसे ही उसने वो पत्थर का टुकड़ा वहां लगाया, उसके मुंह से एक अजीब सा जीव बाहर निकला, जैसे वो इस दुनिया का नहीं है। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज दी और फिर वो जीव उनके गाड़ी के पीछे उड़ चला। यहाँ कप्तान डॉक्टर के साथ उनका इंतजार कर रहा है। पहुंचते ही उसने कार्मेन के पेट में पल रहे अपने बेटे को छुआ और फिर डॉक्टर के हाथ उसे सौंप दिया। आज पहली बार ओफेलिया अपने नए बाप से मिल रही है। अब उसे दोबारा वही जीव दिखा। उसे पकड़ने की कोशिश में वो एक बड़े से खुले दरवाजे के सामने आ पहुंची। तभी कप्तान के लिए काम करने वाली मेर्सी पीछे से आई और बोली, ये यहाँ का एक बहुत पुराना भूल भुलैया है, यहाँ मत आना वरना खो जाओगी। रात में कप्तान बाकी अफसरों के साथ रणनीति बना रहा है। यहाँ के बागियों के खिलाफ वो इस जंगल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मगर हमें उनके जंगल में छुपे अड्डों को खत्म करना होगा। जंगल के सारे रास्ते बंद करने होंगे। यहाँ डॉक्टर कार्मेन को नींद आने की दवाई दे रहा है। ओफेलिया भी माँ के पास ही है। इतने लंबे सफर का कार्मेन की तबीयत पे असर पड़ा है। अब डॉक्टर और मेर्सी आपस में बातें कर रहे हैं। मेर्सी बोली, उसे तुम्हारी जरूरत है, उसके पैरों की हालत ठीक नहीं। डॉक्टर बोला, फिलहाल मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तभी मेर्सी ने देखा कि ओफेलिया उनकी बातें सुन रही है। यहाँ रात में इस घने जंगल के बीचों बीच लकड़ी के बने इस पुराने घर के दरारों से जब हवा गुजरती है, अजीब सी आवाजें आती है, जैसे ये घर कुछ कह रहा हो। कार्मेन बोली, तुम्हारे भाई को कहानी सुनना है। माँ के पेट पे सर रखकर वो कहानी सुनाने लगी। बहुत समय पहले दूर एक काली पहाड़ी पे हर रात एक नीला गुलाब खिलता है, जिसे पा लेने से इंसान अमर हो सकता है। पर वहां तक कोई नहीं जा पाता क्योंकि उसमें जहरीले कांटे लगे हैं। इन कांटों की तरह ही इंसान जीवन में दुख और कमियों को कोसते रहते हैं, पर अपने अंदर के उस अनंत जीवन तक कोई नहीं जाना चाहता और वो नीला गुलाब हर रात मुरझा जाता है। कहानी सुनाते हुए ना जाने कब उसे नींद आ गई। आधी रात में किसी फड़फड़ाने की आवाज से उसकी नींद टूटी तो देखा वही अजीब सा जीव उसके पास आया और देखते ही देखते एक परी में बदल गई। वो उसे कहीं ले जाना चाहती है। उसके पीछे चलते चलते वो उसी भूल भुलैया के सामने आ पहुंची। अंदर नीचे सीढ़ियों से होते हुए वो एक गुप्त जगह पहुंची जहां लगता है सालों से एक परिंदे तक ने पर नहीं मारा है। उसने ध्यान से देखा तो एक पेड़ की टहनी हिल रही है और फिर
पूरा का पूरा पेड़ चलकर उस तक आया और कहा, डरिए मत राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूँ। ओफेलिया ने बिना डरे उससे उसका नाम पूछा। यूं तो मेरे बहुत सारे नाम हैं, कोई पहाड़, कोई जंगल, तो कोई धरती कहता है। आप मुझे फॉन बुला सकती है। फॉन का ग्रीक कथाओं में मतलब है आधा बकरा और आधा इंसानी शरीर। उसने बताया, आप असल में एक राजकुमारी हैं। आपके पिता पाताल के साम्राज्य में आज भी अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं। अगर यकीन नहीं तो आपको अपने बाएं कंधे पे एक चांद का निशान दिखेगा। आपकी वापसी के लिए उन्होंने धरती पे कई जगह ऐसे गुप्त रास्ते बनाए थे जिनमें ये आखिरी बचा है। मगर इस पूर्णिमा रात के पहले आपको 3 काम पूरे करने होंगे जो ये साबित करेंगे कि आप वापस जाने के लायक हैं। फिर उसे एक किताब थमाई गई। इसे अकेले में पढ़ना, यह आपको आगे का भविष्य दिखाएंगे और मार्गदर्शक बनेंगे। इतना कहकर वो अंधेरे में लुप्त हो गया। अगले दिन ओफेलिया की माँ ने आज के होने वाले डिनर पार्टी के लिए उसे एक सुंदर सी फ्रॉक दी। बाथरूम में खुद को अकेला पाकर ओफेलिया ने जब अपना बायां कंधा देखा, वहां सच में एक चांद का निशान है। उसका शक यकीन में बदल गया कि वो सच में एक राजकुमारी है और उसे एक दिन वापस जाना होगा। ओफेलिया अब मेर्सी से काफी घुलने मिलने लगी। क्या तुम परियों में विश्वास करती हो? वो उसे सब बताती, पर मेर्सी बच्ची समझकर उसकी बातों को हंसी में उड़ा देती। अब सुबह कैंप में गाड़ियां भरकर राशन, दवाइयां, तंबाकू आए हैं, जिसे गोदाम में भरा जा रहा है। गोदाम की 2 चाबी है, एक कप्तान के पास और दूसरी मेर्सी के पास। तभी एक सैनिक ने कप्तान को खबर दी कि जंगल की ओर धुआं नजर आया है। कप्तान एक टुकड़ी लेकर तुरंत उस ओर रवाना हुआ। अब ओफेलिया ने जंगल की तरफ बढ़ते हुए उसी किताब को खोला, पर यह क्या, वो तो अंदर से बिल्कुल खाली है। पर जैसे ही उसने पन्नों को छुआ, धीरे धीरे उसमें चित्र और शब्द उभरने लगे। कई 100 साल पहले इस जंगल के बीच में एक हरा भरा बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे हर तरह के जादुई जीव जंतुओं का बसेरा था। सब बहुत खुशी और शांति से रहते थे कि एक दिन वहां एक दुष्ट मेंढक आ बसा और अब उस पेड़ की जड़ें सूखती जा रही है। एक ही तरीका है, उसे ये 3 पत्थर उस मेंढक को खिलाने होंगे और उसके पेट से वो सुनहरी चाबी लानी होगी। पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कब ओफेलिया उस पेड़ तक भी आ पहुंची। उसने माँ के दिए कपड़े उतारे और उस पेड़ के अंदर चली गई। इधर कप्तान को जली हुई लकड़ियां मिली और वहीं पास पड़ा एक दवा की शीशी भी। कुछ देर पहले बागियों ने यहाँ पांव जमाए थे, वो ज्यादा दूर नहीं उनके कैंप से। उधर पेड़ के अंदर कीचड़ में हाथ पांव सने ओफेलिया उस मेंढक को ढूंढ रही है, और जैसे ही उस मेंढक ने उस पर अपनी जीभ फेंकी, उसने वो 3 पत्थर उसके मुंह में डाल दिए। संग संग मेंढक के पेट से गीला कुछ बाहर निकला, जिसमें चाबी छुपी थी। अब डिनर पार्टी पे सभी बड़े अफसरों के परिवार मौजूद हैं। कप्तान ने कहा, ये देश अब फ्रांस जीत चुका है और एक बात यहाँ के लोगों को अच्छे से समझाना हमारी जिम्मेदारी है कि हम में और उनमें बराबरी नहीं हो सकती, चाहे इसके लिए एक एक को मारकर पूरा जंगल ही क्यों ना साफ करना पड़े। चुपचाप बैठे डॉक्टर ने मेर्सी की तरफ देखा। किसी बहाने वो बाहर गई और जंगल की तरफ लालटेन से किसी को सिग्नल देने लगी। तभी उसने उस ओर से ओफेलिया को आते देखा। जब भी ओफेलिया अकेली होती है, वो परी उसके पास होती। ओफेलिया ने उसे भूल भुलैया ले चलने को कहा। एक बार फिर वो फोन के सामने खड़ी है। उसने कहा, ये चाबी तुम अपने पास रखो, क्योंकि जल्द ही तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी इस चौक की दूसरे काम को पूरा करने के लिए। अकेले में ओफेलिया ने वो किताब खोली, मगर इस बार उसमें ताजे खून के धब्बे उभरने लगे। ओफेलिया को माँ का ख्याल आया और जैसे ही बाहर निकली, कारमेन खून से लथपथ मिली। वो फौरन मदद लाने भागी। डॉक्टर ने कहा, उसकी हालत नाजुक है, उसे इस वक्त आराम की बहुत जरूरत है। कप्तान बोला, मुझे मेरा बेटा चाहिए, इसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े करो, और अगर किसी एक को बचाने की नौबत आए
तो मेरे बेटे को बचाना। अब ओफेलिया का कमरा भी अलग कर दिया गया ताकि उसकी माँ ज़्यादा आराम कर सके। उदास ओफेलिया को देख मेर्सी उसके पास आकर बैठी। ओफेलिया ने पूछा, तुम जंगल में छुपे लोगों की मदद करती हो ना? मेर्सी डर गई। मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगी क्योंकि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचने दे सकती। फिर वो उसके सीने में सर रखकर सो गई और मेर्सी एक लोरी गुनगुनाने लगी। माँ के बाद एक वही है जिसके साथ ओफेलिया सब कुछ बांटती है। आधी रात में ओफेलिया की नींद खुली और फोन को सामने खड़ा पाया। वो नाराज है क्योंकि अभी तक दूसरा काम नहीं हुआ और पूर्णिमा की रात आने को है। फोन ने उसे मैंद्राक पेड़ की जड़ें दी। ये एक पौधा है जो इंसान बनने की ख्वाहिश रखता है। इसे दूध में डुबोकर अपनी माँ के बिस्तर के नीचे रखना और हर रोज अपना 2 बूंद खून डालना। तुम्हारी माँ बेहतर महसूस करेगी। और अब तुम भी अपने काम में लग जाओ, समय बहुत कम है। जहाँ तुम्हें जाना है वो एक बहुत खतरनाक जगह है जहाँ कोई सोया हुआ है और वो कोई इंसान नहीं है। याद रखना, वहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं खाना और इस रेत की घड़ी में समय पूरा होने से पहले लौट आना। इस पे तुम्हारी जिंदगी निर्भर करती है। अब रात के अंधेरे में मेर्सी और डॉक्टर जंगल के भीतर बागियों के अड्डे पहुंचे। उनका सरदार मेर्सी का पति है। वो गोदाम से उनके लिए सामान लाई है। उसके पति के पांव में चोट लगी है और सड़न बढ़ रही है। पैर काटने के अलावा और कोई चारा नहीं। ओफेलिया ने एक बार फिर वो किताब खोली। उसे चौक से कमरे की किसी भी दीवार में एक दरवाजा बनाना है। उस दरवाजे के खुलते ही रेत की घड़ी का उल्टा समय शुरू हो जाएगा। परिया उसे रास्ता दिखा रही है। वहां पहुंचकर उसे अलग अलग व्यंजन से सजा हुआ बड़ा सा एक मेज दिखाई दिया और एक छोर पर एक दैत्य को बैठा देखा जिसकी आंखें सामने पड़ी थाली पर रखी है। फिर परियों ने उसे 3 तिजोरी दिखाई और एक में से उसे एक सुनहरा खंजर मिला। वापसी में उसकी नजर उन रसदार फलों को देखकर ललचाने लगा और उसने एक तोड़कर मुंह में डाल दिया। ऐसा करते ही वो दैत्य जाग गया। उसकी आंखें हथेलियों में बनी छेद में समा गई। अब वो उनसे देख सकता है। उसे रोकते हुए 2 परियों को वो खा गया। ओफेलिया किसी तरह वहां से भागी और कमरे में पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। इधर डॉक्टर बागियों को समझा रहा है, तुम्हारे पास ना छत है, ना खाना, ना दवाई। मर रहे हो तुम लोग। उन्हें हरा पाना नामुमकिन है। इस जंग का कोई मतलब नहीं। तब मेर्सी ने अपने भाई को उसी गोदाम की नकली चाबी थमाई। उसका भाई बोला, बिना लड़े तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इधर ओफेलिया को जैसे फोन ने बताया था वैसे ही उसने किया और तुरंत उसकी माँ का बुखार उतर गया। उसने माँ के पेट पे सर रखकर कहा, मेरे प्यारे भाई, अगर तुम माँ को ज्यादा तकलीफ नहीं दोगे तो मैं अपना साम्राज्य तुम्हें दे दूंगी। तभी बाहर धमाकों की आवाजें आने लगी। बागियों ने उनके रेलगाड़ी के डब्बे उड़ा दिए हैं, साथ ही दूर उनके गोदाम को भी उड़ा दिया। कप्तान ने जाकर देखा तो सारा सामान जल चुका है, मगर ताला सही सलामत है, यानी उसे चाबी से खोला गया है, जो उसके अलावा सिर्फ मर्सी के पास है। कप्तान ने तुरंत बागियों का पीछा किया, कईयों को मार डाला और एक को जिंदा पकड़ लाए। इधर फोन ओफेलिया के फल खाने से गुस्सा है। ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बोला, अब तुम कभी अपने साम्राज्य अपने पिता के पास नहीं लौट पाओगी। तुम इसी दुनिया में इंसानों की तरह मरकर भुला दी जाओगी। तुम्हारे साथ हमें भी यही सजा मिलेगी। और रोती हुई ओफेलिया को छोड़कर गायब हो गया। यहाँ कप्तान ने उस बंदी बनाए बाघी को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। इसे किसी भी हाल में जिंदा रखना होगा। डॉक्टर उसे देखते ही पहचान गया। तभी पीछे खड़ा कप्तान को डॉक्टर के बक्से में ठीक वैसी ही दवा की शीशी दिखी जैसा उसे जंगल में मिला था। शक को यकीन में बदलने वो अपने दफ्तर की तरफ भागा जहां वो दवा की शीशी रखी है। उसे समझते देर नहीं लगी कि डॉक्टर बाघियों से मिला है। ये पता लगते ही सबसे पहले वो अपने बेटे की सलामती देखने कार्मेन के कमरे में गया। वहां बिस्तर के नीचे दूध के कटोरे में किसी अजीब से जड़ को देख उसे गुस्सा आ गया। मैं ओफेलिया से बात करती हूँ, कार्मेन बोली। फिर कप्तान बाहर चला गया। ओफेलिया बोली, माँ,
ये मुझे फ़ोन ने दिया है तुम्हें अच्छा करने के लिए। पहले से परेशान माँ ने समझाया, ये जादू परिया कुछ नहीं होता, सब झूठ है। कहकर जैसे ही उसने उस जड़ को आग में फेंका, उसे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई। इधर जब तक कप्तान पकड़े बाघी के पास पहुंचा, डॉक्टर से उसका तड़पना देखा नहीं गया। वो उसे मौत की सुई लगा चुका था। गुस्से में कप्तान ने डॉक्टर को गोली मार दी। दूसरी तरफ कारमेन ने बेटे को जन्म तो दिया, मगर वो चल बसी। कप्तान अपने बेटे को लेकर अपने कमरे में चला गया, जिसके बाद ओफेलिया बिल्कुल अकेली पड़ गई। अब कप्तान ने मेर्सी को गोदाम की चाबी देकर उसे कुछ लाने का बहाना करते हुए कहा, पता है जिस दिन बागियों का हमला हुआ था, बड़ी अजीब बात है, ताला तोड़ा नहीं बल्कि खोला गया था। मेर्सी सहम गई। वो समझ गई कि उसे आज ही यहाँ से भागना होगा। उसने ओफेलिया को भी अपने साथ ले लिया। उनकी इसी गलती की ताक में बैठा कप्तान ने उन्हें भागते हुए पकड़ लिया। उसने ओफेलिया को कमरे में बंद कर दिया और मेर्सी को बंदी बना लिया। एक औरत क्या ही कर पाएगी, मगर मेर्सी उसे जख्मी कर भागने में सफल रही और वहां उसका इंतजार कर रहे बाकी साथियों से जा मिली। अब यहाँ कप्तान अपने जख्मों को सील रहा है। वहीं छुपी बैठी ओफेलिया ने सोचा कि अब वो अपने साम्राज्य अपने भाई को लेकर ही जाएगी। मौका पाकर उसने कप्तान के शराब में वही माँ की नींद की दवा डाल दी। वो भाई को लेकर दरवाजे की ओर भागी, पर कप्तान ने उसे देख लिया, लेकिन नींद की दवाई के असर से उसकी चाल धीमी हो गई। इधर बागियों ने पूरे दमखम से कैंप पे हमला कर दिया। मेर्सी ओफेलिया को लाने उसके कमरे में गई, पर वो वहां नहीं है। फिर उसे दीवार पे चौक के निशान दिखे और उसे याद आया कि वो भूल भुलैया में मिले परियों की बातें करती थी। इतने सब कुछ के बीच भी कप्तान अपने बेटे के लिए उसका पीछा कर रहा है। भूल भुलैया की ओर दौड़ रही ओफेलिया को वहां फोन मिल गया। उसने याद दिलाया, आज पूर्णिमा है, उसका आखिरी काम बाकी है, किसी मासूम का खून। लाओ ये बच्चा मुझे दो, फिर हम सब आजाद होकर अपनी दुनिया में लौट सकेंगे। पर वो उसे अपने भाई को मारने नहीं देगी। इतने में कप्तान भी आ पहुंचा। उसने देखा कि ओफेलिया अकेले खड़ी होकर किसी से बात कर रही है। कप्तान ने उससे अपना बेटा छीना और उसे गोली मार दी। जैसे ही वो बाहर निकला, पूरे बागियों की फौज वहां खड़ी मिली। कप्तान से बच्चा लेकर उसे भी गोली मार दी गई। जब तक मेर्सी ओफेलिया के पास पहुंची, उसकी कुछ सांसें ही बाकी बची है। रोते हुए उसने उसके सर को अपनी गोद में रख लिया और वही लोरी गुनगुनाने लगी। ओफेलिया के हाथों से टपकता खून उस गहराइयों में जा गिरा। तीसरा और आखिरी काम भी पूरा हुआ, एक मासूम का खून। आज की कहानी तो यही खत्म हुई, पर ओफेलिया को दरअसल कोई परिया, फौन या जादुई किताब कभी मिली ही नहीं थी। ये उस 12 साल की छोटी सी बच्ची की इस मुश्किल हालात का सामना करने के लिए मन में बुनी कहानियां थी, जो उसे उम्मीद देती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।